नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग KCC लोन के बारे में बात करेंगे, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों KCC लोन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अनसिक्योर्ड और दूसरा होता है सिक्योर्ड। जब आप 2 लाख रुपए तक के लोन लेते हैं और जिस पर किसी प्रकार की आप सिक्योरिटी नहीं देते हैं, यानी कि किसी प्रकार से अपनी जमीन जायदाद बंधक रेहन बैंक के पास नहीं रखते हैं और बैंक बिना किसी सिक्योरिटी के आपको प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री योजनाओं के तहत कोई छोटा मोटा कृषि लोन देता है, तो इस कृषि लोन को हम लोग कहते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन। लेकिन कहीं कहीं किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन होता है वह सिक्योर्ड की श्रेणी में आता है, यानी कि वह सुरक्षित ऋण की श्रेणी में आता है। और ऐसे लोन में बैंक आपसे आपकी खेती की ज़मीन या फिर कुछ और आपसे बंधक रखवाता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के KCC लोन होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमारा पॉइंट ये है कि आप लोग के द्वारा हमेशा किसान क्रेडिट कार्ड के लोन के बारे में पूछा जाता है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पहली तो समस्या ये होती है कि जब आप अपना डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और बैंक की तरफ से जब आपको नोटिस आती है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इस नोटिस में आपको करना क्या है, किस तरीके से आपको बैंक से बात करनी है, किस तरीके से बैंक से आपको डील करना है, ये भी आपको समझ में नहीं आता है। बैंक वाले आपसे कहते हैं कि आपको पूरा पैसा देना है, अन्यथा आपने जो हमारे पास अपनी संपत्ति गिरवी रखी है हम उसको नीलाम करके अपना पैसा वसूल लेंगे। मान लीजिए कि आपने किसी भी फाइनेंस कंपनी से या फिर किसी भी बैंक से, यानी कोई भी भूमि विकास बैंक हो या ग्रामीण विकास बैंक हो या कोई भी प्राइवेट बैंक हो, आपने वहां से लोन लिया और एक ट्रैक्टर आपने खरीद लिया। उस ट्रैक्टर को खरीदने के लिए बैंक से जो लोन आपने लिया, उस लोन के संबंध में आपने अपनी खेती की ज़मीन को गिरवी रख दिया। अब क्या है कि जब आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो बैंक ने आपको सरफेसी एक्ट में नोटिस भेज दी। अब यहाँ पर बैंक ने आपको 13/2 की नोटिस भेज दी। अब इस 13/2 की नोटिस को तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो बैंक ने एक नोटिस आपके दरवाजे पे चिपका दिया। दोस्तों ये ताज़ा मामला है इंदौर का। इंदौर में हमारे एक व्यूअर के साथ सेम टू सेम यही हुआ है, तो हमने सोचा कि इस केस को आपके साथ हम डिस्कस कर लें। अब ट्रैक्टर उन्होंने खरीदा ग्रामीण विकास बैंक से और उन्होंने उसको फाइनेंस किया था। अब इस मामले में जब उनके फादर साहब की डेथ हो गई तो उन्होंने नोटिस भेज दिया 13/2 की नोटिस। अब यहाँ पर एक बहुत ही टेक्निकल बात आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने भी किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है, KCC लोन लिया है, किसान ऋण लिया है और आपने अपनी ज़मीन को बंधक रखा है, तो जो लोन किसान क्रेडिट कार्ड या किसान की श्रेणी में आते हैं, खेती के संबंध में आते हैं, ऐसे लोन में अगर कोई भी संपत्ति मॉर्गेज है, बंधक है, रेहन है, तो यहाँ पर सरफेसी अधिनियम काम नहीं करता है। क्योंकि सरफेसी अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत कृषि ऋण को एग्जम्प्ट किया गया है, उसके क्षेत्राधिकार से उसको बाहर रखा गया है। अब बैंक ने डराने के लिए उनको फर्जी नोटिस तो भेज दिया। तो जब उन्होंने वो नोटिस हमको व्हाट्सएप किया और उन्होंने हमसे इस मामले में लीगल एडवाइस ली, तो हमने उनको डायरेक्टली सीधे सीधे बता दिया कि देखिए, सबसे पहले तो ये जो नोटिस आई है वो एकदम फर्जी है, क्योंकि सरफेसी अधिनियम आपके कृषि ऋण पे लागू नहीं होता है। क्योंकि जहाँ पर अगर कोई एग्रीमेंट है, मॉर्गेज एग्रीमेंट है, रियायती मामलों का मामला है, रियायती जो आपके आवासीय प्लाट हो गए, मान लीजिए कोई ज़मीन जायदाद ऐसी है जो आवासीय है, ऐसे संपत्तियों को अगर आप मॉर्गेज करते हैं तो उसमें सरफेसी अधिनियम कार्य करता है, अन्यथा कृषि लोन में सरफेसी एक्ट काम नहीं करता है। तो ऐसे मामलों में आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस नोटिस में न तो बैंक ने मुहर मारा है और जिसका सिग्नेचर है उसके सिग्नेचर को भी सही तरीके से नहीं किया गया है। सादे पेपर पे, एक पेपर पे 13/2 की नोटिस लिखा गया है और उसमें उनको एक डेट दे दी गई है कि इस नोटिस के बाद हम आपकी ज़मीन को नीलाम कर देंगे। तो आपका जो पहला प्रश्न है कि सरफेसी अधिनियम लागू होगा किसान क्रेडिट कार्ड के मामले में, कृषि लोन के मामले में तो बिल्कुल लागू नहीं होगा। ये पूरी तरीके से इल्लीगल होता है अगर उसको सरफेसी एक्ट में कोई नोटिस आती है। तो ऐसे मामलों में आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड सुरक्षित ऋण की श्रेणी में अगर है
तो उस पर स्टेट लॉ काम करेगा। अब उनका जो राज्य है मध्य प्रदेश है, अब मध्य प्रदेश भूमि अधिनियम के अंतर्गत जो धाराएं दी गई हैं उन्हीं धाराओं के अंतर्गत स्टेट लॉ का इस्तेमाल करते हुए उनके जिले के तहसीलदार की ऑफिस की तरफ से एक रिकवरी सर्टिफिकेट इशू होगा और उस मामले में अगर नीलामी होती है तो वो केवल प्राइवेट लॉ के अंतर्गत होगी, सरफेसी एक्ट के अंतर्गत नहीं होगी। अब इसमें उनका दूसरा प्रश्न ये है कि सर क्या हमारे खिलाफ नीलामी की प्रक्रिया अगर चालू है तो हमारा सेटलमेंट हो सकता है? तो देखिए इसमें आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। किसानों की ज़मीन को बैंक आसानी से नीलाम नहीं कर पाते हैं क्योंकि सरकारों की नज़र बैंकों के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी किसान की ज़मीन को ज़बरदस्ती या फिर बिना किसी नोटिस के और बिना कोई उनको समय दिए अगर उनकी संपत्ति को नीलाम किया जाता है तो यहाँ पे सरकार हस्तक्षेप कर सकते हैं। अब इसमें सरकार का हस्तक्षेप कैसे हो सकता है? आप मुख्यमंत्री राहत पोर्टल पे जाकर के कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं कि साहब पैंडेमिक की वजह से हम अपना पैसा नहीं दे पाए और बैंक हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो वहां से भी आपको राहत मिल सकती है। खैर वो तो दूसरी बात है। तहसीलदार की तरफ से कोई नोटिस आती है तो आप तहसीलदार के पास जाकर के ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और नीलामी की प्रक्रिया को रुकवा सकते हैं और वहां से भी सेटलमेंट हो जाएगा। किसानों के लिए बहुत ज़्यादा स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट के पास। तहसीलदार के पास भी पावर होता है कि वह भी तहसीलदार मेडिएशन करा सकते हैं, बैंक के साथ आपकी बातचीत करा सकते हैं। आपका तीसरा प्रश्न ये था कि अगर आरसी कट गई है, रिकवरी सर्टिफिकेट इशू हो गया है, नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो क्या हम इसमें सेटलमेंट करा सकते हैं? देखिए अगर आरसी कट गई है और उसमें समय दिया गया है तो आप उस समय भी सेटलमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आरसी कट गई है और इसमें आपको समय नहीं दिया गया है और इल्लीगल तरीके से आपके संपत्ति की जो खेती की जमीन है उसका नीलामी की जा रही है तो इसमें आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब देखिए इसमें आप डीआरटी नहीं जा सकते हैं क्योंकि डीआरटी में जो मैटर जाएगा जहां पे सरफेसी एक्ट लागू होगा, तो बैंक भी आपके खिलाफ डीआरटी नहीं जा सकती है और आप भी बैंक के खिलाफ डीआरटी नहीं जा सकते हैं। तो आरसी की प्रक्रिया अगर इशू होती है, अगर आरसी कटती है तो आप बैंक के खिलाफ सीधे सीधे या तहसीलदार के उस आरसी यानी कि रिकवरी सर्टिफिकेट के नोटिस को चैलेंज करने के लिए आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं और वहां से स्टे ले सकते हैं और वहां से भी सेटलमेंट करा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया को आपको अपनाना होगा और इस तरीके से आपको राहत मिलेगी। अगर आरसी कटती है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। किसानों की जमीन को बैंक आसानी से नहीं बेच सकता है और अगर आपके पास सेटलमेंट का पैसा है तो आपका सेटलमेंट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बैंक फर्जी तरीके से सरफेसी एक्ट की नोटिस भेजता है तो उस नोटिस को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जाना कि खेती पे सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है, यानी खेती का जो लोन होता है उस पर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। दूसरा यह है कि तहसीलदार अगर कोई भी आरसी की नोटिस भेजता है तो उस नोटिस को आप ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन फाइल करा करके उस तहसीलदार के माध्यम से ही अपना सेटलमेंट करा सकते हैं। अगर आपको तहसीलदार की तरफ से कोई नोटिस आती है, आरसी की नोटिस आती है और उस आरसी में आपको समय नहीं दिया गया है तो आप इस आरसी को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने बताया कि आपकी ज़मीन कभी भी नीलाम नहीं होगी। बैंक अगर गलत तरीके से इस प्रकार की नीलामी करती है तो आप बैंक के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।